हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप लोग कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं जो कि आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन में आ सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आए, तो सिर्फ उन्हीं दोस्तों के लिए जिन्होंने कमेंट करा उनके लिए मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है जो क्वेश्चन है 60 मिनट में हमें 60 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन का लेवल जो है ना इतना हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन ईजी लेवल के आएंगे। बस जो एक चीज़ है, हम सबको पता है कि क्वेश्चन टेक्निकल है और टेक्निकल क्वेश्चन इंग्लिश में ही आते हैं, ये तो 100% है। चाहे किधर कुछ भी हो जाए, चाहे एक बार को जी के हिंदी में आ जाए, बट टेक्निकल तो इंग्लिश में ही आएगा। लेकिन कई दोस्तों को हमारे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ऐसा है कि टेक्निकल में इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम होती है याद करते टाइम पे, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तब हम उसे सॉल्व कर पाते हैं इजीली, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो यहाँ देखिए जो मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल अभी वो मेरे पास है हिंदी में अवेलेबल, ठीक है। हम बात करें, देखिए एक बात डिपेंड करता है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जाम किस हिसाब से हो रहा है, कौन एग्जाम करवा रहा है, और उसके बाद एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एग्जाम में क्या है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल। देखिए कई बच्चे होते हैं जैसे गेट के या गेट के स्टूडेंट क्यों नहीं क्रैक कर पाते ये एग्जाम, क्योंकि यहाँ लेवल बहुत ज़्यादा ईजी आता है और वो लोग हार्ड लेवल की तैयारी करते हैं। तो मैं उसी तरह के ईजी क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन वो जो ईजी क्वेश्चन है ना मेरे पास इंग्लिश में तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मेरे पास अवेलेबल है हिंदी में, और वो मैंने आपके जो है डिप्लोमा लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वहाँ के, और वहाँ के मैंने क्वेश्चन आपके लिए उठा के लाया हूँ। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको पूरी वीडियो देखिए। बस एक चीज़ है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो ना देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। बट मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो हिंदी में है, और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे तो वो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना अच्छे से जानते हैं। अगर कोई चीज़ उन्हें हिंदी में याद हो गई तो, और अगर इंग्लिश में वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जवाब दे देंगे। तो यहाँ हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, और डेफिनेटली आप मान के चलिए इनमें से आज मैं कवर करवाने वाला हूँ आपको डीसी जनरेटर। अगर डीसी जनरेटर में से कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आने वाले हैं, और आज आप चेक करिए कि क्या आपको पूरी तरह से बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो यहाँ अपन एक तरह से क्या है, भले आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिले, मगर आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं कि हाँ अगर क्वेश्चन हिंदी में आएगा तो क्या मैं जवाब दे सकता हूँ। कई ऐसे वर्ड्स आएंगे जो डीप हिंदी में होंगे, बट मैं आपको उसका इंग्लिश नाम बता दूंगा, तो आप लोग फिर उससे आपसे अपना कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड का होल्ड लेके आंसर दूंगा। उतनी देर में आपको क्या करना है, अगर आप लोग ये जो ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग क्या करें, उसको आप कमेंट में लिखते जाएं। आपको कैसे लिखना है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर देंगे तो क्या लिखेंगे, 2.a, अगर उसका आंसर ए है तो आप इस तरह से लिखते जाएं, और मैं बाद में चेक करूंगा, और आप लोग खुद अपना चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं। बाकी अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें कि लोगों कह रहे यूथ पब्लिकेशन की बुक हो या जेबी गुप्ता हो, ये सारी बुक भी आप लोग देख सकते हैं, इनसे भी बुक से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो इन बुक के रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को ये बुक के बारे में जानकारी लेनी है, कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी, बहुत ही चीप प्राइस में आपको बुक भी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, सेकेंड हैंड बुक्स कई जगह मिल जाती हैं, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप बस कमेंट करके बता दें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि जिस विधि से डीसी जनरेटर में ईएमएफ, ठीक है, डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ इंड्यूस किया जाता है वो कौन सी विधि है। तो बताइए कौन सी गति से डीसी जनरेटर में ईएमएफ पैदा होता है। तो देखिए डीसी जनरेटर जब घूमता है तभी ईएमएफ पैदा होता है, तो यानी कि करेक्ट आंसर होगा गतिज, यानी कि काइनेटिक। गतिज को यहाँ क्या कहेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी कि प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम लोग। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए यहाँ लिखा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो गया सी। चलिए आगे देखते हैं, किसी चालक में ईएमएफ पैदा होने के लिए क्या चाहिए, यानी ये देखिए चालक यानी कि कंडक्टर, तो किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, व्हाट इज द नेसेसरी थिंग्स टू इंड्यूस ईएमएफ इन एनी कंडक्टर। तो क्या है बताइए। देखिए यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप अगर हिंदी पढ़ के आंसर दे सकते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर दें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है, काफी ज्यादा ट्रिकी है। देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए, जनरेटर में देखिए 2 चीज होनी चाहिए, या तो आपका देखिए 2 चीज होती है, एक तो क्या होता है कंडक्टर, ठीक है, और एक होता है आपका फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो इन दोनों में से एक चीज गतिमान होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी एक चीज गतिमान और एक चीज स्थिर है तो आपका चुंबकीय क्षेत्र ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे स्थिर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि स्थिर मैग्नेटिक फील्ड और स्थिर कंडक्टर स्टैटिक, रॉन्ग आंसर। दूसरा क्या कहता है, पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स पल्सेट कर रहा है, तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और पल्सेट और डायनामिक कंडक्टर, ये दोनों ही घूम रहे हैं, वो भी आवश्यक नहीं है।
हमें आवश्यक चीज चाहिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, गतिमान यानी कि पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स अगेन एवं पल्सेटिंग चालक, तो यही सेम अलग चीज दे दी इसने, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट को ऑप्शन देखिए, या तो पल्सेटिंग चुंबकीय फ्लक्स यानी कि गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक, इन दोनों में से एक चीज गतिमान होनी चाहिए। इसीलिए यहां इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हमें सीखने को मिलता है कि अथवा, यहां देखिए सब में एवं एवं यानी कि एंड, और यहां अथवा यानी कि या तो ये या तो ये, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं जब तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट क्या होगा। अब देखिए हमने आर्मेचर है, अब उस आर्मेचर को डायरेक्टली हमने क्या करा है, स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जब भी डायरेक्टली आर्मेचर को स्लिप रिंग से कनेक्ट करेंगे, अब देखिए आर्मेचर होता है आपका, और आर्मेचर के बाद आता है कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के बाद हम लोग उसको आउटपुट लेते हैं और स्लिप रिंग लगाते हैं। लेकिन अगर मैंने क्या करा, इस स्लिप रिंग को डायरेक्टली मैंने आर्मेचर से लगा दिया, तो आर्मेचर क्या पैदा करता है, एसी, और कम्यूटेटर उस एसी को डीसी में पैदा करता है। लेकिन मैंने स्लिप रिंग को सीधे आर्मेचर पे लगाया, तो आर्मेचर से मुझे क्या मिलेगी, एसी। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग, अब लो कैपेसिटी की डीसी मशीन का योग किसका बनाया जाता है, हम सभी को आंसर पता है, कास्ट आयरन का, और अगर बड़ी कैपेसिटी का होगा तो कास्ट स्टील। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए एक एक टॉपिक के जो भी एग्जाम में आने वाले हैं उसके क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। बस आप मुझे कमेंट करके सूचना देते रहें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योग कास्ट आयरन हो गया। अगला है कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य भरा जाने वाला। अब आपको पता है कम्यूटेटर होता है, ठीक है, और इस कम्यूटेटर में क्या होता है, ये आपने एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं, ठीक है, एसी को डीसी में चेंज करते हैं। लेकिन ये जो एसी को डीसी में चेंज करते हैं, अब इनके बीच में कहता है कम्यूटेटर सेगमेंट होता है बहुत सारे, इन सेगमेंट के बीच में भरा जाता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल, और वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है आपका अभ्रक यानी कि माइका। अभ्रक को इंग्लिश में कहा जाता है माइका। तो मैं आपको यहाँ सारा इंग्लिश टू हिंदी बताऊंगा, ठीक है, अगर आपकी कोई चीज समझ ना आ रही हो, बस हमें क्या देखना है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज फिल्ड बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट, तो हम क्या टिक कर देंगे, माइका। तो आई होप मुझे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इन क्वेश्चन को हिंदी में इंग्लिश समझने की। और देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन है। अगला देखिए, आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड बनाने का कारण क्या है, सीधा सीधा आंसर है एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता रहे आर्मेचर के चारों ओर, तो इसके लिए हम लोग क्या अरेंजमेंट करते हैं। तो ध्यान रखें, चुंबकीय फ्लक्स होता है वो आर्मेचर के चारों ओर, आर्मेचर कोर कहाँ स्थापित रहता है, आर्मेचर कोर स्थापित रहता है पोल शूज में। तो ये हो गए पोल शूज आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का पोल शूज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध, काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखें, आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान हमेशा 1 ओम या उससे कम होता है। तो यहां कहां दिख रहा है आपको 1 ओम, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 10, किसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण क्या है। अब आप बताइए, लैप और वेव जनरेटर, ध्यान देके, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी बार आता है और आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग ध्यान देके, लैप वाइंडिंग हमेशा कहां काम में आता है, हाई करंट लो वोल्टेज। अब आप बताइए कहां दिख रहा है आपको हाई करंट और लो वोल्टेज। तो देखिए हाई करंट और लो वोल्टेज ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह से अगर वेव वाइंडिंग होता है तो वेव वाइंडिंग क्या हो जाता है, उल्टा, वहां क्या रहता है, हाई तो रहता है वोल्टेज, वेव वाइंडिंग में क्या रहता है, हाई वोल्टेज और लो करंट रहती है, तो वो थोड़ा सा उल्टा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वेव माउंटर में पैरेलल पाथ। तो ध्यान रखें, जब भी लैप वाउंड आ जाए तो आर्मेचर पाथ की संख्या पोल्स के बराबर होती है, यानी कि यहाँ 4 ही आएगा, और यहाँ पे सिंप्लेक्स बोला है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर डुप्लेक्स बोलता है तो 4 × 2 करते हैं, ट्रिप्लेक्स बोलता है तो 4 × 3 करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 2 4 × 1 यानी कि 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी जनरेटर के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि, अब ब्रशेस है उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है यानी कि हानि, तो वो कब होगा, तो वो होगा जब भी आपका लोड की करंट, जैसे जैसे आप लोड में करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा। ध्यान रखें, काफी इजी क्वेश्चन और काफी बेसिक क्वेश्चन है कि ब्रशेस के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किस वजह से बढ़ता है, तो लोड करंट बढ़ जाने के कारण हमारा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मशीन के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा। कोई एक डीसी मशीन है, उसके असंतृप्त यानी कि क्या होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है,
अनसैचुरेटेड असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन। अब पोल्स हैं, आप देखिए डीसी मशीन है और डीसी मशीन पे पोल्स क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो हमेशा ध्यान रखिए अनसैचुरेटेड पोल पर आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि अनसैचुरेटेड पोल्स पर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की पोलैरिटी। अब आपको पता है कि कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल करते हैं। इंटरपोल आर्मेचर के सीरीज में की जाती है, लेकिन यह क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंटरपोल की पोलैरिटी क्या होगी। तो ध्यान रखें घूर्णन की दिशा यानी कि जो रोटेशन की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन आगामी यानी कि लीडिंग पोल, ठीक है। तो लीडिंग पोल की पोलैरिटी के समान वहीं रोटेटिंग डायरेक्शन में लीडिंग पोल की पोलैरिटी के समान होगा। ध्यान रखिए इंटरपोल की पोलैरिटी कैसे होगी, लीडिंग पोल इन रोटेटिंग डायरेक्शन। अगला है डीसी जनरेटर में इंटरपोल का कनेक्शन कहां किया जाता है। इंटरपोल वाइंडिंग कम्यूटेशन इंप्रूव करने के लिए हमेशा ध्यान रखें इंटरपोल वाइंडिंग हो या कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हो, दोनों ही आर्मेचर के सीरीज क्रम में लगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ी डीसी मशीन का युग किस पदार्थ का बना होता है। अभी मैंने बात की छोटी मशीन का तो कास्ट आयरन का, और बड़ी मशीन के अगर हम बात करेंगे तो बड़ी मशीन का बना होता है कास्ट स्टील का। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे जो कि हम लोग बच्चे तैयारी करके नहीं जाते, बच्चे एकदम हार्ड न्यूमेरिकल पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, बट जो क्वेश्चन का लेवल आने वाला है वो मैं आपको करवा रहा हूं। बस आप यहां से पढ़ लीजिए। इंग्लिश अगर आपको कन्वर्ट करने आती है तो आप राजस्थान जीके में खेल गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर की दक्षता कितनी होती है। ध्यान रखें डीसी जनरेटर एक रोटेटिंग एलिमेंट है और रोटेटिंग एलिमेंट की दक्षता थोड़ी सी कम होती है, 100% तो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी 85 to 95% तक इसकी एफिशिएंसी मानी जाती है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि एक 6 पोल डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग आर्मेचर है। ध्यान रखें 6 पोल है वेव वाइंडिंग का, वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या हमेशा 2 होती है। यदि आर्मेचर के लेपन के लिए पुनः वेस्टेज क्या होता है, रीवाउंड, यानी कि वाइंडिंग को दोबारा बांधा जाना, रीवाउंड करेंगे तो ईएमएफ कितना घट जाएगा। हम बात करें कि क्या ईएमएफ घटेगा या बढ़ेगा, तो ध्यान रखें कभी भी आपकी अगर हम बात करते हैं ईएमएफ की, ठीक है, हम क्या बात करने वाले हैं ईएमएफ की, तो ईएमएफ पे क्या असर होता है जब भी हम क्या करेंगे कि इसको रीवाउंड करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखें। तो देखिए अगर मैं देखूँ ईएमएफ देखिए क्या था, एक नॉर्मल फॉर्मूला 5ZNP/60A, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। अब देखिए यहाँ पे पोल की संख्या तो कितनी है, 6 है, पोल की संख्या देखिए 6 रखेंगे हम लोग, लेकिन वेव वाइंडिंग है तो आर्मेचर पैरेलल पाथ की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो बाकी सारी चीज़ों को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ अभी। तो 2 को आप जब 6 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा। भाई दोबारा रिवाउंड कर रहे हो आप, ठीक है, दोबारा रिवाउंड कर रहे हो 6 पोल के लिए और वेव वाइंडिंग है, तो 6 पोल तो रहेंगे, लेकिन आर्मेचर पैरेलल पाथ 2 हो जाएगा, तो 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि आपका ईएमएफ 3 गुना बढ़ जाएगा। ईएमएफ क्या हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 डीसी जनरेटर में इंटरपोल किस कारण से दिए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि इंटरपोल वाइंडिंग हम कर रहे हैं। इंटरपोल वाइंडिंग मैंने आपको बताया कम्यूटेटर को इंप्रूव करने के लिए, तो क्या आएगा, कम्यूटेटर खंड, यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट में चिंगारी को रोकने के लिए, घटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटरपोल वाइंडिंग का। अगला क्वेश्चन है किसी जनरेटर की घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा। यदि हम क्या करते हैं किसी भी जनरेटर की रोटेटिंग डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो अगर हम रोटेटिंग डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, करंट की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि जैसे ही आप उस डीसी जनरेटर की रोटेटिंग की दिशा बदल दोगे तो उसकी करंट की फ्लो होने की दिशा भी बदल जाएगी। सो आई होप आपको इसका क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, कभी भी अगर आपको डीसी जनरेटर में वोल्टेज इंड्यूस करना है तो उसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का होना आवश्यक है। ये आप सब लोगों को पता होगा कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कितना ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा सी। ये देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व को क्या कहा जाता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो वोल्टेज प्रोड्यूस ना होने का कारण क्या हो गया, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि जनरेटर का निर्माण फुल लोड प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो नो लोड वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। कोई भी जनरेटर है उसको आप क्या बना रहे हो कि फुल लोड प्राप्त करने के लिए हमने बना कि हमें फुल लोड करंट प्राप्त हो, और जनरेटर इज डिजाइन, ठीक है, डिजाइन टू टेक फुल लोड करंट, देन व्हाट इज द नो लोड वोल्टेज ड्रॉप। तो नो लोड पर वोल्टेज ड्रॉप कितने होंगे, तो ये होंगे बहुत ही मामूली से 5 से 8% तक मान के चलेंगे।
आपको आई होप इंग्लिश और हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 23, लगातार कार्य करने के लिए डीसी जनरेटर के इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान कम होने का कारण क्या है। अब क्या हो कि कंटिन्यूसली कोई डीसी जनरेटर काम कर रहा है और इसके इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान कम हो गया धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारा जनरेटर कंटिन्यूसली चले जा रहा है और उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, तो क्या हो सकता है, देखिए जब कंटिन्यूसली रोटेट होगा तो क्या होगा, आर्मेचर और रॉकर आर्म के बीच में कार्बन चूर्ण जमा हो जाता है जो कि आपका कम्यूटेटर ब्रश पर लगा रहता है, तो उसकी वजह से क्या है, अपना इंसुलेशन धीरे धीरे मान कम होने लगता है। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि वहाँ कार्बन का चूर्ण जमा ना हो। और दोस्तों इसी के साथ देखिए ये मेरी पहली वीडियो है इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन के लिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, देखिए क्योंकि आप लोगों के कहने पर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यदि आप लोग कमेंट करेंगे आगे, ठीक है, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब आप में से कोई भी बच्चा कमेंट करेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करें कि क्या आपको ये जो हिंदी में क्वेश्चन, आपको ध्यान रखें आपका पेपर इंग्लिश में आएगा, लेकिन जो मैं हिंदी में क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अभी के अभी आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तभी मैं आगे के क्वेश्चन बनाऊंगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं, अगर आपको पढ़ना नहीं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये हिंदी के क्वेश्चन पसंद आए, ठीक है। अलग अलग बच्चों का अलग अलग माइंडसेट होता है, किसी को हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, किसी को इंग्लिश में समझ में आता है, लेकिन अगर आप हिंदी के क्वेश्चन पढ़ के समझ लें और वहाँ इंग्लिश में कर सकें तभी ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव अच्छी है। अदरवाइज ये वीडियो आपके काम की नहीं है, आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते रहिए। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मैं आपको वो इजी क्वेश्चन करा सकूं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि डीसी जनरेटर में यदि ब्रशों को हमने क्या करा, ब्रशों को कुछ फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया तो आर्मेचर रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए क्या क्या आर्मेचर रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट आंसर का सी देखिए, डीमैग्नेटाइजेशन भी हो सकता है और मैग्नेटाइजेशन भी हो सकता है कि ब्रश है उसे आपने कुछ फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया, तो वहां पे दोनों चीजों की संभावना है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव यानी कि जो ब्रश है उसकी टेंशन उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रश एकदम उससे कांटेक्ट में रहना चाहिए कम्यूटेटर के। तो अत्यधिक ब्रश प्रभाव से क्या हो सकता है, बताइए कि अगर ज्यादा ही ब्रश अपने तनाव हो, ब्रश के अंदर ज्यादा ही टेंशन हो तो क्या दोष उत्पन्न हो सकता है, क्या होगा, कम्यूटेटर ज्यादा गर्म हो जाएगा और सतह घिसने लगेगी। अगर कम्यूटेटर बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, टेंशन ज्यादा है और कम्यूटेटर के साथ टच में है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कम्यूटेटर को गर्म करेगा और साथ साथ उसकी सतह भी घिसने लग जाएगी, उसकी सरफेस भी घिसने लग जाएगी। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, क्वेश्चन नंबर 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26 डीसी जनरेटर की वोल्टेज को बढ़ाने की, अब आपने को क्या करना है, डीसी जनरेटर का वोल्टेज बढ़ाना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, आप देखिए अपने क्या है, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है, यहाँ फ्लक्स लाइंस होती हैं। अब हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा ये जो कंडक्टर है ये घूमेगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स पैदा होगा। यहाँ तो देखिए जो लाइंस है वो है ही, अब जितना ज़्यादा आप कंडक्टर घुमाओगे उतना ही ज़्यादा अपना ईएमएफ पैदा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, घूर्णन गति को यानी कि रोटेशन गति को बढ़ा करके हम वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या ध्यान रखेंगे, बाय इंप्रूव द स्पीड ऑफ रोटेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, डीसी जनरेटर में ब्रश का विस्थापन। अब बताइए, देखिए जो ब्रश है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे के शिफ्ट कर देते हैं, जीएनए पे जो उपस्थित होता है उसे एमएनए पे शिफ्ट कर देते हैं। तो हम वो कर रहे हैं किस वजह से करते हैं, हमें एक चीज ध्यान रखें कि आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को नेग्लेक्ट करने के लिए। लेकिन कौन सी आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, क्रॉस आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट 3 तरह के होते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को कम करने के लिए जीएनए से एमएनए पे शिफ्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उच्चतम दक्षता यानी कि हमें हाई एफिशिएंसी चाहिए, तो हाई एफिशिएंसी के लिए एक लॉ दे रखा है, एक नियम पारित कर रखा है, क्या है वो, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। और इन लॉसेस को हम एक और लॉस क्या कहते हैं, कॉपर लॉस होता है परिवर्तन यानी कि वेरिएबल लॉस, ठीक है, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, क्योंकि आपको पता है आयरन लॉस तो कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर लगे ब्रशों का ज्यामिति यानी कि जीएनए से बदलने का मुख्य उद्देश्य। तो अभी अभी हमने देखा जीएनए से बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे थे हम लोग, आर्मेचर, एक तो पहला क्या था, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को कम करने के लिए। अब आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट होगा तो स्पार्किंग भी होती थी, ठीक है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि स्पार्किंग की रोकथाम करने के लिए हम लोग जीएनए से एमएनए पर शिफ्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है, यानी कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। दाएं हाथ क्या होता है, राइट हैंड रूल, और जो कि जनरेटर में इस्तेमाल होता है। अब राइट हैंड रूल बेसिकली जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। अब जनरेटर में हम लोग ईएमएफ पैदा करते हैं, ठीक है, दायां, हाँ बिल्कुल दायां हाथ नियम है, तो जनरेटर में हम लोग ईएमएफ पैदा करते हैं ना, तो ईएमएफ की दिशा ही ज्ञात करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो गया डी।
अगला क्वेश्चन देखिए, ईएमएफ का फॉर्मूला पूछ रहा है, बेसिक ये भी पूछ सकता है। तो E इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A। तो कहाँ देख रहा है अपने को 5ZNP अपॉन 60A, ऑप्शन नंबर ए, 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 32 देखेंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट में लगाई तांबे की पत्तियां। अब ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन कभी आपने पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, कि कम्यूटेटर सेगमेंट में तांबे की पत्तियां यानी कि कॉपर की जो पत्तियां लगाई जाती हैं वो किस आकार की होती हैं? तो किस आकार की होती है? डेफिनेटली मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, और पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, वी आकार की होती है। ठीक है, वी आकार। अगला क्वेश्चन देखिए 33, डीसी जनरेटर में ब्रश पर लचीले कॉपर पिग टेल लगाने का। सो वी यूज्ड लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल कॉपर पिग टेल इन आर्मेचर ब्रश। तो क्यों लगाते हैं हम लोग? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लगाते तो हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं? तो क्यों लगाते हैं? ताकि करंट को ब्रश से होल्डर तक पहुंचाया जाए। अब जो करंट एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसे ब्रश होल्डर तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल कॉपर पिग टेल लगाते हैं। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, किसी शंट जनरेटर के द्वारा पर्याप्त ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? आप देखिए, शंट फील्ड जनरेटर है, अपने को ईएमएफ एकदम अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, तो शंट फील्ड में सर्किट का रेजिस्टेंस, ध्यान रखें रेजिस्टेंस, हमेशा हमेशा ध्यान रखें इस रेजिस्टेंस को लेके कि ये रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से हमेशा कम होना चाहिए। अगर अपने को ईएमएफ ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस का मान क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, और ज़्यादा होगा तो उतना ही हमें कम ईएमएफ प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी ईएमएफ उत्पन्न कर सकता है? यानी कि एक वो जनरेटर जिसमें हमने अभी बात की कि अगर जनरेटर में ईएमएफ चाहिए तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का होना आवश्यक है। ये हो गया रेजिडुअल मैग्नेटिज्म यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व। अब लेकिन अगर कोई जनरेटर बाहर से एक्साइटेशन लेता है, अगर बाहर से उसे एक्साइट करते हैं, तो वो कौन सा जनरेटर है? सेपरेटली एक्साइटेड। तो इसलिए कि हाँ, करेक्ट आंसर हो गया डी, पृथक उत्तेजित यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड। अब अगर सेपरेटली एक्साइटेड में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ना हो तब भी वो ऑन हो सकता है। तो ये अपने को चीज ध्यान रखनी है, और मैं बता रहा हूं दोस्तों यही बेसिक चीज है। बस ये क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे आपको। इसलिए तैयारी बेहतरीन करनी है तो आप ये वीडियो देखें, पसंद आ रही हो तो कमेंट करके जवाब दे, तो मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस और क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूं। अगला क्वेश्चन देखें 36, यदि किसी डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि एक डीसी शंट जनरेटर है या सीरीज कुछ भी है, उसमें क्या हुआ? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म तो जो था, अब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, और अगर ये खत्म हो चुका है तो वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है? इसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म डालना है। तो हम कैसे डाल सकते हैं? शून्य लोड पर चलाकर। लेकिन अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है नहीं तो शून्य लोड पर चलेगा नहीं। बी ऑप्शन छोड़ दो, सी ऑप्शन देखिए, जनरेटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित। अरे भाई, पहले वो चलेगा तभी तो वो होगा क्या? घूमने की दिशा। तो ये भी गलत। शंट फील्ड को अर्थ करते, ये भी गलत। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कि आप शंट फील्ड को कुछ देर के लिए बैटरी से कनेक्ट करें। बैटरी से कनेक्ट करने पर उसमें कुछ चार्ज स्टोर हो जाएगा, जिससे वो उसके अंदर कुछ ना कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आ जाएगा। उसके बाद हम उसको काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किसी डीसी स्व उत्तेजित यानी कि सेल्फ एक्साइटेड, जैसे कि डीसी सीरीज शंट, अब इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का कारण क्या है? अब देखिए, अवशिष्ट चुंबकत्व क्या है? कभी कभी खत्म भी हो जाता है, लेकिन वो अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म किस वजह से होता है? अगर कभी कभी आपने भारी ओवरलोडिंग कर दी, इस वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, या फिर लंबे समय तक आपने इसको बिना काम किए निष्प्रयोज यानी कि अपने लंबे समय तक किसी काम में नहीं ले रहे जनरेटर को, तब भी उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त है? यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज, ध्यान रखें, कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर? ध्यान रखें, अब हमें कांस्टेंट वोल्टेज किस मोटर से मिलता है? शंट जनरेटर। कौन सा स्पीड पे घूमेगी तो कांस्टेंट वोल्टेज पैदा करेगी, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखें, डीसी शंट मोटर एक सिंक्रोनस मोटर ही है एक तरह से, क्योंकि इसकी स्पीड भी कांस्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर करंट की गणना करनी है। डीसी शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट, तो ध्यान रखें, हम जब भी शंट जनरेटर की बात करें, ईबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V प्लस IARA। आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से हमें करंट निकालना है, तो देखिए सबसे पहले तो EB क्या हो जाएगा? माइनस में V जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? सॉरी, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दे रखा है। तो जो मैं अगर फॉर्मूला बता रहा था, सबसे पहले तो मैं मेरा वाला फॉर्मूला दिखा देता हूँ। EB इज इक्वल टू V प्लस IARA। अब अगर अपने को आर्मेचर करंट निकालने तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो V उधर जाएगा,
तो क्या हो जाएगा वी ई बी माइनस वी। अब आर ए भी अपन में चला जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा होगा। क्या आपको ये फॉर्मूला कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, यानी कि करेक्ट आंसर ये वाला ए ऑप्शन नहीं है करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन भी नहीं है। और लेकिन आपको पता है डीसी शंट जनरेटर में एक करंट का रिलेशन होता है क्या, कि आर्मेचर करंट बराबर होती है आई एल माइनस आई एस एच। बस ये अगर आपको याद है तो आप लोग करेक्ट आंसर टिक कर देंगे डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग कि एक डीसी शंट जनरेटर है, लोड पर 15 एम्पीयर, यहाँ क्या लिखा है 15 एम्पीयर की करंट देता है। अ डीसी जनरेटर इज डीसी शंट जनरेटर इज कनेक्टेड एंड प्रोवाइडिंग 50 एम्पीयर लोड करंट एंड द टर्मिनल वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस यानी कि आरएसएच की वैल्यू कितनी है 220 ओम है। आरएसएच का मान भी कितना दे रखा है 220 ओम दे रखा है। अब ये पूछ रहे हैं आर्मेचर करंट की वैल्यू। तो अभी हमने एक फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को कि ईबी इज इक्वल टू वी माइनस आई आर ए वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। तो आप चाहे तो उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बैक ईएमएफ का मान मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसने आर्मेचर करंट पूछा है ना, तो मैं अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया आई ए इज इक्वल टू आई एल माइनस आई एस एच, हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या है, इसने लोड करंट तो 15 एम्पीयर दे रखी है, आईएल का मान तो 15 एम्पीयर दे रखा है, लेकिन आईएसएच हमें नहीं पता। तो आईएसएच कैसे निकालेंगे, वी बाय आरएसएच। अब वी की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, आरएसएच कितना है यहाँ भी 220 वोल्ट ओम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आईएसएच का मान हो गया 1 एम्पीयर। तो अब आर्मेचर करंट कैसे निकाल लेंगे, आईएल की वैल्यू थी 15, ठीक है, और इसकी कितनी थी, आईएसएच की वैल्यू कितनी थी 1 एम्पीयर माइनस 1 एम्पीयर, तो कितना आ गया, करेक्ट आंसर आ रहा है 14 एम्पीयर। लेकिन अब हमें एक चीज यहां भूल गए कि इसने पूछा क्या था, आर्मेचर करंट, और आर्मेचर करंट कौन सी शंट मोटर का पूछा था। यहां देखिए गलती क्या कर दी, यहां होगा प्लस, सॉरी आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, ठीक है। अभी हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या देखा, डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर करंट की गणना करने का सूत्र है, तो ये भी गलत था, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गलती इंसान से ही होती है, तो थोड़ी सी माफी तो चलेगी। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। चलिए, और उसी हिसाब से फिर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। चलिए अगला देखिए कि लंबी ट्रांसमिशन लाइन है, पारेषण लाइन यानी कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए किसी वोल्टेज को, किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सी कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखें, जब भी आप हाई वोल्टेज पर यानी कि लॉन्ग लाइन का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तब हम लोग ओवर कंपाउंड, जब भी आप लॉन्ग लाइन पर ट्रांसमिशन करेंगे आपको ओवर कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करना है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 42, किसी डीसी जनरेटर का आउटपुट किस समीकरण से द्वारा दिया जाता है। अगर हम बात करें डीसी जनरेटर की, ठीक है, अब डीसी जनरेटर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर ए। अभी मैंने आपको बताया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ये वाला। यही अगर मोटर का पूछता तो ई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर हो जाएगा। अगला है कि डीसी शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ करेंगे, वेल्डिंग में, बूस्टर में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में काम में लेंगे। तो देखिए डीसी शंट जनरेटर क्या है, एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है, तो यहां हम इसका प्रयोग बूस्टर के रूप में करते हैं। ट्रैक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या वेल्डिंग जनरेटर में हम लोग ज्यादातर डीसी सीरीज मोटर का जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लंबे शंट कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है आपको 400 वोल्ट, फील्ड शंट रेजिस्टेंस दे रखा है यानी कि 80 ओम। तो शंट फील्ड करंट की गणना करें तो आसान सा है, शंट फील्ड करंट की गणना इजीली हम लोग कर सकते हैं, 400 वोल्ट बटे एस टी कर देंगे, 0 से 0 कितना हो जाएगा, ये 8 पंजे 40 यानी कि 50 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना आ रहा है, करेक्ट आंसर सी आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर 44। चलिए बिल्कुल सही है, सी आंसर आ रहा है, 5 एम्पियर आना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है इन्होंने गलत आंसर दे दिया है, 5 एम्पियर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ 50 लिख दिया लेकिन 5 एम्पियर आएगा, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। करेक्ट आंसर, हमें तो करेक्ट आंसर पता है कि 5 एम्पियर आएगा। अगला देखें, अपने को एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है, तो ध्यान रखें सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड। अब अभी हमने पढ़ा शंट जनरेटर का इस्तेमाल बूस्टर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। अभी आपने देखा ना ये चीज़, तो कि शंट जनरेटर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, बूस्टर ट्रांसफार्मर के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि बूस्टर ट्रांसफार्मर में करते हैं, और सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आर्क वेल्डिंग के अंदर करेंगे कि कहाँ करेंगे, हाँ सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कर सकते हैं। कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल आर्क वेल्डिंग में करेंगे, और साथ ही साथ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का इस्तेमाल विभिन्न मान का ईएमएफ प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किसी डीसी जनरेटर के आर्मेचर में अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न कब होगा। कोई भी डीसी जनरेटर है उसमें अगेन वही बात कर दी कि ईएमएफ ज़्यादा उत्पन्न करवाना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो फ्लक्स की कटिंग हो रही है उसकी रेट इंप्रूव करवानी पड़ेगी, और ये कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। सो 46 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स कटने में परिवर्तन की दर को अधिकतम करना होगा। ठीक है, फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा काटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसी प्रकार का यानी कि किस प्रकार का डीसी जनरेटर अचर यानी कि वेरिएबल, ठीक है, अचर यानी कि कांस्टेंट, सॉरी अचर यानी कि कांस्टेंट होता है, चर होता है वेरिएबल, अचर यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज कौन सा। तो अब इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए कि कांस्टेंट वोल्टेज डीसी शंट जनरेटर देता है। कांस्टेंट वोल्टेज क्या देता है, डीसी शंट जनरेटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 के डीसी जनरेटर में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक भाई यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किसके तुल्य होती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर है इसमें हमें एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, तो ध्यान रखें जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक है उसमें से आर्मेचर रिएक्शन, देखिए इस तरह से कुछ बनती है, ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप आता है और उसमें से माइनस होता है ओमिक ड्रॉप, तो इस तरह से कुछ आपकी बनता है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा सा कुछ हो गया था प्रॉब्लम, तो बी सही है। अब चलते हैं। सो लेवल कंपाउंड जनरेटर में हाफ फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। अब बात कर रहे हैं कि लेवल कंपाउंड का हमारा जनरेटर है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, और हाफ फुल लोड, देखिए जो फुल लोड का कितना है, हाफ। अब इस पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, देखिए एक चीज़ ध्यान रखें, नो वोल्टेज के समान नहीं, क्योंकि फुल लोड पर है तो हाफ लोड पे ऐसा तो नहीं नो वोल्टेज के समान, बिल्कुल गलत। नो वोल्टेज से कम ये तो और भी गलत हो गया। अब है फुल लोड के समान या नो वोल्टेज से अधिक। तो कभी भी ध्यान रखें चाहे वो कोई सा भी कंपाउंड जनरेटर हो, अगर फुल लोड से हाफ लोड पर है तो फुल लोड के बराबर तो नहीं होगी, हाँ, लेकिन नो वोल्टेज से कुछ ज़्यादा जरूर होगी, समान नहीं होगी नो वोल्टेज के लेकिन ज़्यादा होगी, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा 49 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अब दोबारा मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए निम्न में से कौन सा जनरेटर ज़्यादातर, तो पैरेलल ऑपरेशन जब भी हम करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग शंट जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे पैरेलल ऑपरेशन में ज़्यादातर शंट जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आधा घंटा भी हो चुका है, और आप अगर अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं यानी कि आपको समझ आ रहा है और आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन बना सकूं और आपको इजीली सारा कुछ समझ आ सके। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने जब इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ते तो एक तो क्वेश्चन समझ नहीं आते क्या कहने हैं, हालांकि इंग्लिश आती है बट इतनी भी नहीं आ पाती, तो और अब मैं आपको इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन दिलाने में हेल्प जरूर करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज में कमी निम्न में से किस कारण से। अब शंट जनरेटर है और उसके टर्मिनल वोल्टेज में यानी कि इन शंट जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज इज डिक्रीजेस, देन व्हाट इज द रीजन। अब इसका क्या कारण हो सकता है, तो देखिए शंट जनरेटर अगर इसके टर्मिनल वोल्टेज कभी भी गिरते हैं तो इसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस की कमी की वजह से, ठीक है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस अगर होगा ज़्यादा तभी ये गिरेगा, ध्यान देंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं फॉर्मूला देखिए जैसे कि E = V - IR हो रहा है। अब यानी कि अगर रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा हो गया तो इस वोल्टेज में से ये ज़्यादा वैल्यू माइनस होने लग जाएगी, है कि नहीं, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बिल्कुल डेफिनेटली गिरेगा। तो इसीलिए क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, किस जनरेटर का हाई रेगुलेशन हाई होता है। वोल्टेज रेगुलेशन हाई की बात कर रहे हैं, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन हाई होना एक अच्छी बात नहीं होता, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन हाई होना कोई भी ज़्यादा ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है, और शंट जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन हाई होता है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नो लोड एवं रेटेड आरपीएम प्रचालित डीसी सीरीज जनरेटर के टर्मिनल पर वोल्टेज क्या होगी। देखिए एक तो नो लोड और रेटेड आरपीएम पर चल रही डीसी सीरीज जनरेटर के टर्मिनल पर क्या वोल्टेज होगी। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि डीसी जो जनरेटर है सीरीज कभी भी उसे नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए, लेकिन फिर भी नो लोड के साथ ही वो रेटेड आरपीएम पर चल रही है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, हमेशा लो होगी, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा लो रहेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 54, किस जनरेटर में विद्युत चुंबकत्व टॉर्क एवं गति विपरीत दिशाओं में होती है, बताइए। वो कौन सा जनरेटर है जिसमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक टॉर्क और गति दोनों ही विपरीत दिशा में रहेगी, ठीक है, यानी कि आपस में इलेक्ट्रिकल टॉर्क और स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहती है, वो है आपका शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर से जानकारी हमें काफी ज्यादा मिल रही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक यानी कि एक स्व उत्तेजित यानी कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, अब वो कोई भी हो सकता है, या तो शंट सीरीज या फिर कंपाउंड,
अब नया लगाने के बाद अब क्या करा मैंने कि एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, नया लगाया है, और उसके बाद उसका पहला रनिंग टेस्ट कर रहा है और उसमें वोल्टेज बन ही नहीं रहा है। ठीक है, वोल्टेज नहीं बन रहा, तो हम निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे कि जिससे उसमें वोल्टेज पैदा होने लग जाए। तो देखिए कि फील्ड के कनेक्शन को बदल देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अब वो हमें विपरीत डायरेक्शन में तो मिलेगा, ये नहीं करेंगे। बी छोड़ो, बी सी देखो, आर्मेचर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच करें। भाई अगर ज़्यादा भी हुआ तो थोड़ा बहुत तो डेवलप करेगा ही, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। प्राइम मूवर की स्पीड बढ़ा दोगे, अगर कम स्पीड पे भी तो थोड़ा बहुत जनरेट करेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए। फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो हमें क्या पता पड़ जाए, क्या हो जाएगा? वोल्टेज जो नहीं बन रहा है वो बनने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी शंट जनरेटर के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में किसके बीच, जो बाहरी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किन दो चीजों के बीच ये संबंध दर्शाती है, जो रिलेशन ग्राफ खींचा जाता है वो किस किस के बीच खींचा जाता है? तो आपको पता है भाई, आर्मेचर करंट और टर्मिनल वोल्टेज। किस किस के बीच? आर्मेचर करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच खींचा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर 100 वोल्ट पर 80 एम्पीयर की करंट प्रदान करता है। ठीक है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। थोड़ा सा क्वेश्चन को और जगह दे लेते हैं। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, 100 वोल्ट पर 80 एम्पीयर की करंट दे रहा है। शंट रेजिस्टेंस का मान है 40 ओम, शंट रेजिस्टेंस यानी कि आरएसएच, ठीक है, आरएसएच है 40 ओम, और सीरीज रेजिस्टेंस का मान यानी कि आरए का मान दे रखा है 0.025 ओम। अब ये कह रहा है कि कुल ईएमएफ की गणना करें, तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें, ये लॉन्ग शंट बोला है, लॉन्ग शंट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? V प्लस IARA प्लस ISH ISH और RSH, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले से शो करना है। अब V का मान कितना दे रखा है हमें? सबसे पहले तो लिखेंगे 100 प्लस IA की वैल्यू क्या इसने दे रखी है क्या? कि IA की वैल्यू दे रखी है क्या? IA की वैल्यू नहीं दे रखी, तो IA की वैल्यू कैसे निकालेंगे? IL प्लस ISH। यहां देखिए IA की वैल्यू कैसे निकलेगी? IL प्लस ISH करेंगे। अब IL तो दे रखा है 80 एम्पियर, अब ISH कैसे निकलेगा? V अपॉन RSH, तो V दे रखी, V अपॉन RSH, V 100 है, RSH कितना है? 40 है, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, तो 80 प्लस 2.5 यानी कि कितना हो गया? ये 82.5 हो गया, यानी कि आपके पास यहाँ क्या आ गया? IA 82.5। RA की वैल्यू 0.025 हो गया, प्लस ISH की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी निकली, अभी 2.5 निकली, और RA की वैल्यू 40 है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 103.663 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक शंट जनरेटर की नो लोड वोल्टेज 230 है एवं लोड पर टर्मिनल वोल्टेज 220 है, यदि शंट एवं आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान, फील्ड एवं आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान 100 एवं 0.05 है, तो लोड करंट क्या होगी? तो लोड करंट पूछा है इसने, सीधे सीधे आपसे IL पूछा है, यानी कि ये हो गया IA माइनस ISH। अब IA की वैल्यू क्या हमें दे रखी है? नहीं दे रखी, तो सबसे पहले IA की वैल्यू आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हो? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, E माइनस V RA। यहाँ से आपका IA की वैल्यू लगभग आ जाएगी समथिंग 200 एम्पियर, तो IA आ गया। ISH कैसे निकालोगे? V बाय RSH, तो V कितना हो गया? 220 दे रखा है, B हाँ 220 दे रखा है यहाँ पे देखिए, और RSH कितना दे रखा है आपको? 100 दे रखा है, बस डिवाइड कर लो तो 2.2 समथिंग ये आ जाएगा एम्पियर। तो आपका आ गया ना, तो ये कितना आया? 200 एम्पियर माइनस 2.2 एम्पियर, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 197.8। करेक्ट आंसर है 197.8। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 की डीसी शंट जनरेटर की दक्षता उच्च। अब हमने ये भी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आर्मेचर लॉसेस, या फिर मैं कहूं कॉपर लॉस बराबर कांस्टेंट, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस, या फिर वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। तो देखिए ऐसे ही क्या देख रहे हैं, आर्मेचर कॉपर लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस, तो इस बार इसने क्या करा? वेरिएबल लॉस की जगह कॉपर लॉस लिख दिया, तो आर्मेचर कॉपर लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर में ओवर कंपाउंड के कनेक्शन बदलने के लिए क्या बदलने पड़ेंगे? अब डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर है, इसमें ओवर कंपाउंड के कनेक्शन बदलने हैं। आपको क्या करना है? हमें ओवर कंपाउंड के कनेक्शन बदलने हैं। डीसी जनरेटर का डिफरेंशियल कंपाउंड को ओवर कंपाउंड में बदलना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? आर्मेचर के, सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर के कनेक्शन आप लोग बदल दीजिए, और उससे आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल कंपाउंड ओवर कंपाउंड में बदल जाएगा। ध्यान रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक, इसे कहते हैं बेसिक क्वेश्चन, जो कि हम याद नहीं करते या फिर पढ़ते नहीं हैं, या हमें पढ़ाया ही नहीं जाता।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 कि एक 10 पोल के डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर, छुप गया, एक 10 पोल वाला डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर कंडक्टर हैं और प्रति पोल फ्लक्स क्या है, तो हम लिख लेते हैं एक एक करके। पोल कितने हैं, 10 हैं। आर्मेचर कंडक्टर यानी कि Z कितने हैं, 960, ये कितने हैं प्रति पोल। प्रति पोल फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मिली वेबर। ठीक है, 20 मिली वेबर दे रखी है, तो इसको लिख लेते हैं 20 × 10⁻³ आरपीएम यानी कि एन का मान भी दे रखा है 600। ठीक है, ये तो अपना 5 हो गया। और क्या दे रखा है, और सिंप्लेक्स वेव, अब वेव वाइंडिंग में ए का मान कितना होता है, 2 होता है। अब आपको ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ क्या होता है, 5ZNP, यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ 5ZNP/60A। अब फाई का मान कितना दे रखा है, 20 × 10⁻³ जेड का मान कितना दे रखा है, 960, एन का मान कितना दे रखा है, 600, पी का मान कितना दे रखा है, 10 और बटे 60 × 2। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 60 से तो ये कट गया 10 बार, ठीक है, और 2 से इसको काट दीजिए 10 बार, बस। अब 10, 20, 30 यानी कि 100 तो यहाँ से हो गया सीधा सीधा आपका 1000, सॉरी 1000 ये हो गया, और यहाँ पे 10⁻³ है तो ये भी कट गया। अब बस आपका कितना बचा, 960। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, 960 ईएमएफ। ईएमएफ का मान कितना हो गया आपका, 960। तो देखिए बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करे हुए किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और आप भी ऐसे ही कर सकते हो और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कार्य के लिए किस प्रकार का डीसी कंपाउंड जनरेटर उपयुक्त रहता है, तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जब भी हमें कार्य करना है तो उस समय पे क्या होगा कि क्यूमुलेटिव अंडर कंपाउंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, एक डीसी शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज है 220, डीसी शंट जनरेटर है, टर्मिनल वोल्टेज है 220, आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.5 ओम और आर्मेचर करंट है 40 एम्पीयर, तो ईएमएफ की गणना करें। काफी इजी क्वेश्चन है, E = V+IARA वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ शंट है, सीरीज होता तो क्या जुड़ जाता, IARAC भी जुड़ जाता, बस इतना होता, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो अभी बस इतना ही क्वेश्चन करना है। अब क्या करना है, V की वैल्यू दे रखी है 220, IA की मान 40 है और ये दे रखा है 0.5, तो 0.5 को 40 से करूंगा तो 20, 220 + 40, 240 आंसर हो गया आपका। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन नंबर 63 करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 42 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 64, शंट जनरेटर में फील्ड करंट का मान बढ़ने से, अब एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, शंट जनरेटर है आपका फील्ड करंट का मान बढ़ गया, ठीक है, शंट जनरेटर में आपका फील्ड करंट का मान बढ़ गया। अब फील्ड करंट का मान बढ़ेगा तो क्या फील्ड फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, बिल्कुल फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ गया। अब फ्लक्स का मान बढ़ गया तो क्या जो ज़्यादा फ्लक्स कटेगा तो ज़्यादा ईएमएफ पैदा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा डी, कि जब भी शंट फील्ड करंट का मान बढ़ेगा तो फील्ड फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, और फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं कि किसी डीसी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया है, तो क्या कारण हो सकता है, तो ये सभी कारण होगा। अभी हमने रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन नंबर 66, एक डीसी मशीन में आर्मेचर के सापेक्ष इंटरपोल वाइंडिंग तथा कंपेंसेटिंग वाइंडिंग दोनों प्रयोग की जाती है। तो ये दोनों वाइंडिंग मैंने आपको बताया कि आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाई जाएगी, बताया था ना, बस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों वाइंडिंग सीरीज में लगाई जाती है। किसके सापेक्ष लगाई जाएगी, आर्मेचर के सापेक्ष, देखिए लिखा है आर्मेचर के सापेक्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी बी आंसर हो जाएगा करेक्ट, 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67, एक डीसी यौगिक यानी कि एक डीसी यौगिक को क्या कहते हैं, कंपाउंड। एक डीसी कंपाउंड जनरेटर लंबे समय के लिए कार्यहीन है तथा इसी कारण वो अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो दिया। यानी कि एक डीसी जनरेटर है जिसको हमने बहुत टाइम से काम में नहीं लिया, उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो चुका है। अब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को दोबारा काम में लेना है तो हम लोगों को क्या करना, मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मुझे दोबारा पैदा करना है तो भैया सीधा सा क्या करना है कि शंट फील्ड को हमें किससे जोड़ना पड़ेगा, डीसी सोर्स से। ध्यान रखेंगे डीसी सोर्स क्या होता है, एसी सोर्स से जोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, और बैटरी हमें पता है डीसी होती है। चलिए पानी पी लिया, थोड़ा सा बहुत देर से बोल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, एक कंपाउंड जनरेटर की ओपन सर्किट वोल्टेज है 250, तो फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। ध्यान रखिए कंपाउंड जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज 250 दे रखी है, तो फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज कितनी होनी चाहिए भाई, हमेशा फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक ही होगी। ध्यान रखेंगे हमेशा टर्मिनल वोल्टेज मतलब फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ज़्यादा ही मिलेगी आपको।
चलिए, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करना है, हमें क्या करना है, स्पार्किंग चाहिए ही नहीं, तो स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए, स्पार्कलेस कम्यूटेशन अचीव करने के लिए आपको पता है हम लोग इंटरपोल वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम कार्बन ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, लेकिन अगर बेस्ट आंसर बोलें तो हम लोग इसका टिक करेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 70, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में ब्रशों को रखना चाहिए। अब देखिए, हमारे को एफिशिएंसी अच्छी चाहिए, यानी कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ना हो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश की स्थिति को जीएनए से एमएनए पे शिफ्ट कर देते हैं। करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 71, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान, अभी ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूसली कोई डीसी जनरेटर वर्क कर रहा है और उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो गया है, वो किस वजह से, आर्मेचर एंड रोकर मान पर कार्बन चूर्ण जमा होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 72, डीसी जनरेटर है, इसमें लोड के साथ परिवर्तित होने वाली, जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा वैसे वैसे कौन से लॉसेस बढ़ते जाते हैं, तो वो है कॉपर लॉसेस। ठीक है, कॉपर लॉस है, तो 72 करेक्ट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 73, मशीन के चलती हालत में, यानी कि मशीन रनिंग है, उसके रनिंग हालत में ब्रश क्या है, घिस गया है, तो कितनी लंबाई पर ब्रश को बदल दे। ध्यान रखें, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप कभी पढ़ोगे नहीं। ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो घिसता जाएगा, बिल्कुल घिसेगा, तो अब कितनी लेंथ का रह जाए जब हम उसे बदलेंगे, तो उसकी मूल लंबाई का जब वो 2/3 रह जाएगा तब उसे हम लोग बदल देंगे। ठीक है, मूल लंबाई का अगर वो मान लेता हूं कि मैं है वो है 3 इंच का, तो जैसे ही वो 3 इंच से 2 इंच पर रह जाएगा तो हम उसे बदल देंगे। क्वेश्चन नंबर 74, निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर घिसा हुआ पाया गया। अब सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक है, सबसे उत्तम। अब देखिए कि निरीक्षण करा तो डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर घिस गया है। अब अगर कम्यूटेटर घिस गया है तो हम लोग सैंड पेपर का उपयोग नहीं करेंगे। सबसे उत्तम उपाय क्या है होगा, तो सबसे उत्तम उपाय क्या है, देखिए अगर कम्यूटेटर घिस गया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, सीधा सीधा कम्यूटेटर बदल दो। ठीक है, कम्यूटेटर के केस में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे, सीधा सटीक आंसर बदल दो। इससे रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाऊं। क्या होता है कि एक बार एक हमारे गोलू मोलू भैया जाते हैं इंटरव्यू देने गए, बहुत बड़ी कंपनी थी एमएनसी, और वहाँ पे जो हमारे मैनेजर जी थे, ठीक है, चश्मा लगाया हुआ था, ऐसे चश्मा लगा देते हैं, इन्होंने इसे क्वेश्चन पूछा, बताइए कि आपके सामने एक मशीन है क्या, और वो मशीन खराब है, किसी ने आपको जूनियर ने आके बोला वो मशीन खराब है, तो क्या आप उस मशीन को कुछ कर सकते हैं। सिर्फ इंटरव्यू ने क्या क्वेश्चन पूछा, क्या आप कुछ कर सकते हैं उस मशीन को लेकर, तो हमारे गोलू मोलू भैया बोलते हैं कि सर बिल्कुल मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जबकि हमारे गोलू मोलू भैया को कुछ भी नहीं आता था उसके बारे में। गोलू मोलू भैया जाते हैं, मशीन देखते हैं और बोलते हैं सर ये मशीन ठीक नहीं हो सकती, आप बदल दो इसे। तो आप लोग समझे, आपको बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता हो ना पता हो, बस उन्होंने बोला क्योंकि अगर मशीन ठीक हो सकती है तो ठीक है, नहीं हो सकती तो बदल दो साढ़े को, बस। तो इनका वही कॉन्फिडेंस देख के इनको जॉब मिल गई थी। तो ऐसा ही है भैया, अगर कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर घिस गया है तो सीधे उसको बदल दो, कोई आवश्यकता है नहीं फालतू दिमाग लगाने की। अगला क्वेश्चन है, 2 डीसी जनरेटर जिसके विशिष्ट गुण समान है, इन 2 जनरेटर को पैरेलल में चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है। देखिए, डीसी जनरेटर को पैरेलल में चलाने के लिए बेसिक हम लोगों को ये ध्यान रखना है, ये सभी कारण आंसर हो सकते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मुख्य अवस्था कौन सी है वो जवाब हमें देना है। तो परसेंटेज रेगुलेशन हमेशा बराबर होना चाहिए। कंपाउंड जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन में शून्य लोड यानी कि नो लोड से फुल लोड तक क्या आवश्यक होना चाहिए। नो लोड से लेके फुल लोड तक आवश्यक चीज जो है वो है समान रेगुलेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस रेटिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेगुलेशन समान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, एक डीसी जनरेटर में यदि फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक हो जाए, अभी हमने बात की थी कि ये वोल्टेज जनरेट करने के लिए फील्ड रेजिस्टेंस का मान क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, अब हमने बात की थी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे आरएफ का मान ज़्यादा हो गया आरसी यानी कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, फील्ड रेजिस्टेंस का मान क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो चुका है, तो इस कंडीशन में वोल्टेज निर्माण नहीं होगा। गांठ बांध लीजिए इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, डीसी जनरेटर आर्मेचर में रफ कम्यूटेशन। अब हमें कम्यूटेशन चाहिए एकदम रफ, ठीक है, रफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो रफ कम्यूटेशन को हम लोग करेंगे कम रेजिस्टेंस वाले आर्मेचर ब्रश का प्रयोग करके। ध्यान रखें, रफ कम्यूटेशन जब भी आए तो कम रेजिस्टेंस वाले आर्मेचर ब्रश प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, डीसी जनरेटर में यदि आर्मेचर के साथ सीरीज में कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रदान करते हैं तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस इफेक्ट से बचाता है। तो गाइस, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमें अचुंबकीय यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट से बताता है, और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ब्रश को जीएनए से एमएनए पे शिफ्ट करते हैं।
ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एडी करंट कुल लॉसेस का कितना होता है, तो एडी करंट कुल लॉसेस का होता है 20 to 30%। क्वेश्चन नंबर 81, डीसी मशीन हिस्टैरिसीस लॉसेस पर निर्भर करती है, ठीक है, सॉरी डीसी मशीन हिस्टैरिसीस क्षतियां, डीसी मशीन में जो हिस्टैरिसीस लॉसेस है वो सभी पर निर्भर करती है, देखिए फ्रीक्वेंसी पर भी, घनत्व पर भी और लोहे के आयतन पर भी। क्वेश्चन नंबर 82, फील्ड पोल के नीचे एयर गैप की तुलना में इंटरपोल के नीचे एयर गैप, अब फील्ड पोल के नीचे जो एयर गैप है उसकी तुलना में इंटरपोल के नीचे जो एयर गैप है वो हमेशा जनरेटर और मोटर दोनों में अधिक रखा जाएगा, इंटरपोल के नीचे एयर गैप, ध्यान रखें। सो गाइस ये कुछ आपके 82 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये जो सेशन है पसंद आया होगा, ठीक है, मुझे पता है 50 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, बट मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की कि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं और आप इजी क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, आपको जहां मिलेंगे हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैंने एक कोशिश की है कि आपको इजी क्वेश्चन दे सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करते रहें, पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और ऐसी और वीडियो देखनी है तो वो भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। पीडीएफ हो सकेगा तो मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएं पहले कि वीडियो कैसी लगी, क्या आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।